तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि रोहन की माँ की उम्र रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। बात समझे? अब बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल 360 है, तो दोनों की उम्र निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले दोनों की उम्र निकालना है, तो पहले किसका उम्र मानिएगा बोलिए? मान लेता हूँ, चलिए माँ की उम्र मान लीजिए। माना कि माँ की जो उम्र है, ठीक, x वर्ष मान लिया। नहीं, रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। पहले रोहन की उम्र मानिए, ज़्यादा फायदा रहेगा। बात समझे? कहता रोहन की जो उम्र है ना, नहीं, रोहन की माँ की उम्र, रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है, तो पहले रोहन की उम्र मान लीजिए। अगर रोहन की उम्र पता हो जाएगा तो उसी में अगर 26 में जोड़ देता हूँ तो उसकी माँ की उम्र को पता हो जाएगा क्या? तो माना कि रोहन की उम्र बराबर x वर्ष, ठीक, हाँ घटा भी सकते थे। माँ की उम्र बराबर, माँ की उम्र कितना हो जाएगा? कहता है माँ की उम्र रोहन से 26 वर्ष अधिक है। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है क्या? अब क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल। अब 3 वर्ष बाद चलिए क्या हो रहा है? 3 वर्ष बाद और रोहन की उम्र बराबर, और रोहन अभी कितना है? x है, तो इसका मतलब x 3 वर्ष के बाद x + 3 हो जाएगा। अच्छा, अब माँ की उम्र 3 वर्ष के, माँ तो 3 वर्ष बाद जो है से बढ़ जाएगी। माँ की उम्र बराबर x + 26 + 3, तो कितना हो जाएगा? x + 29 वर्ष। इतना बात समझ गए? तो क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल। प्रश्न में जरा आ जाइए, प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है ना उनके उम्रों का गुणनफल 360 होता है। मतलब दोनों के उम्र 3 वर्ष बाद, एक उम्र ये है इंटू x प्लस हो गया 29, दोनों का गुना हो गया। ये कितना बोला जा रहा है कि कहता है कि 360 हो जाता है। ठीक, अब इसको आराम से हल कर सकते हैं। x² प्लस 29 में x से गुना, प्लस 3 में x से गुना, और प्लस 29 तिहाई 87, 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, ये हो गया 360। अब इसको आप आराम से तोड़ सकते हैं कि नहीं? 9 3 12, यानी ये हो गया 32x। ठीक, ये हो गया मेरा 32x, और ये कितना इधर माइनस में आएगा तो 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया मेरा किस में? माइनस में, क्योंकि इधर माइनस में आता। 7 3 10, 8 7 15 1 16, 2 1 3। ठीक, अच्छा आप देखिए, अब इसको आराम से आप हल कर सकते हैं कि नहीं? इसको अगर मैं तोड़ूँ तो क्या होगा? 273, ये 7 3 10 दोबारा कैसे लगेगा? पहले 3 से, ये फिर 3 से, कितना? नहीं 3 से अब नहीं, 7 से। अच्छा 7 3 21, 21 में 13 जोड़ता हूँ, ज़्यादा हो रहा है ना? 13 तिहाई 39, 39 में से 7 घटाता हूँ तो 32 पूर रहा है क्या? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस हाँ 13 तिहाई 39, ये हो गया 39 का x माइनस का 7x, 32, 39 में 7 गया 32 बच रहा है, माइनस हो गया 273 बराबर 0। ठीक, आइए इधर देखता हूँ। अगर मैं दोनों में से x निकाल लूँ, ये 4 पद हुआ ना दोनों में से कॉमन, अगर दोनों में से मैं x निकाल लूँ, ठीक, तो x निकालने पर 2 है तो 1 बचा, प्लस x निकल गया तो 39 बचा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन, जो रहेगा वही कॉमन, और दोनों में देखिए 7 दोनों में होगा, 7 दोनों में होगा, इस 7 से डिवाइड संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इसका बचा x, और माइनस, देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, अरे माइनस निकाले हैं तो इस माइनस में गुना हुआ प्लस। अब 7 से जो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग देने पर बचा 39। अच्छा, बराबर हो गया 0, ये हो गया x प्लस 39, और ये हो गया x माइनस 7 बराबर हो गया 0। अब x प्लस 39 बराबर 0, क्या मतलब कि x का वैल्यू आया नेगेटिव। अब आप ही बताइए, उम्र नेगेटिव होता है? नहीं। आपने उम्र माना है x, क्या x नेगेटिव होगा? नहीं होगा। पुनः x माइनस 7 बराबर 0, अभी क्या हो जाएगा? x बराबर, सेवन। तो इसका क्या मतलब कि रोहन की उम्र को x माना है? जी।
तो लिखना पड़ेगा कि रोहन की उम्र बराबर एक्स। एक्स है क्या? रोहन की उम्र। माँ की उम्र कितना हो जाएगा? माँ की उम्र हो जाएगा नहीं, x प्लस 26 ना है तो x जगह पर हो गया x प्लस 26 यानी 7 प्लस 26, 7 6 13, ये हो जाएगा 33 बरस। नहीं, यहाँ पर देखिए माँ की उम्र x प्लस 26 ये ना माना गया, वो तो 3 वर्ष बाद, ये तो कहानी बना। उम्र जो है सो मैंने ये माना, इसके आधार पर ये बनाया गया है, उम्र ये माना गया है, ठीक, कि भाई जितना रोहन की उम्र है उससे 26 वर्ष माँ की उम्र है। बात समझे? चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों को कुछ आवश्यक कार्य करना है। अब हम लोगों को पढ़ना है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र पढ़ने से पहले आइए कुछ नोट्स की बातें हम लोग देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया रहे, मान लेता हूँ कि माना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ABC हमको चुनना पड़ेगा, जहां स्क्वायर वाला टर्म A होता है। तो स्क्वायर वाला टर्म जो होता है, तो स्क्वायर के साथ जिसका गुना है वो A हो गया। एक्स वाला टर्म जो होता है वो B होता है, मतलब एक घात वाला चौर का एक घात वो B होता है। यहाँ पर जो है सो B के जगह पर B है, और जो अंत में बच जाता है वो मेरा C रहता है। यानी स्क्वायर और 2 घात 1 घात के बाद जो भी बचा वो मेरा C हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है? विवेचक निकालते हैं। विवेचक जो होता है, विवेचक उसको विभक्तकर भी बोलते हैं, विभक्तकर, उसको D से इंडिकेट करता है, D से, यानी D बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अच्छा, मान लीजिए कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो, माना कि द्विघात समीकरण के मूल यदि, अरे उस समय से क्या करते थे? x का वैल्यू पुट करते थे, x का मतलब वैल्यू निकालते थे हम लोग। गुणनखंड को तोड़ते थे तो क्या होता था? x का एगो वैल्यू पॉजिटिव आता था, एगो नेगेटिव आता था। अब नेगेटिव आवे या पॉजिटिव आवे, वो तो है x का वैल्यू। तो अब जो है सो थोड़ा दूसरे रूप में इसको देखना है। माना कि द्विघात समीकरण के मूल यदि अल्फा, ठीक ना, एवं बीटा हो, तो अब फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि यदि x का समीकरण, मतलब गुणनखंड जो होता है x वाला, यदि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, यानी अब यहाँ पर y स्क्वायर रहे तो मैं तो y लिखूंगा, x स्क्वायर है तो x लिखूंगा। तो मान लेता हूँ कि x वाला मेरा समीकरण दिया गया है क्या, तो होता क्या है, तो मैं फार्मूला में लिखता हूँ x बराबर माइनस बी, ठीक ना, अब प्लस माइनस का रूट डी बटा में 2a। तब अल्फा में क्या करते थे? अल्फा प्लस दिखाता है, ठीक, अल्फा जो है वो प्लस लेके आता है। तो फार्मूला होगा माइनस बी, और डी का फार्मूला देखिए क्या होता है, माइनस बी अब प्लस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4AC का रूट। ऐसे भी लोग लिखता है क्या, लेकिन यहाँ पर जो मैं लिखूँ अल्फा बीटा हो तो अल्फा बराबर उसको अलग करता हूँ, माइनस बी अब प्लस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। बात समझे? अब बटा में कौन चीज़ है? 2a, या इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस बी अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC किसका फार्मूला है? डी का, बटा में हो गया 2a। बात समझे? मतलब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दिया, या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ज़्यादा बेटर ये रहेगा, ठीक। अच्छा, बीटा जो होता है वो क्या होता है? माइनस बी, ठीक ना, माइनस बी और माइनस का रूट डी। तो माइनस का रूट डी का क्या मतलब? बी स्क्वायर माइनस 4AC। बात समझे? अब बटा में हो गया 2a। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का b अब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डी बटा का हो गया 2a। बात समझे? अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? विवेचक भी निकल गया, द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला ये मतलब मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले ABC चुन लेना है, ठीक, D का वैल्यू पुट कर लेना है। अब एक और काम की बात, वो क्या है? यहाँ पर देखिए, यदि आप ABC निकालते हैं, ठीक,
और डी का जो वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, ठीक ना, यानी डी और 0 में कंपैरिजन हुआ और डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो ऐसन कंडीशन में जो मेरा मूल है यानी अल्फा बीटा है उसका नेचर कैसा होगा सो जरा देखते हैं। यदि डी इज ग्रेटर देन 0 तो मूलों की जो प्रकृति होगी, इस पर क्वेश्चन रहेगा, समझे। मूलों की प्रकृति 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा। मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक, ठीक ना, एवं असमान। बात समझे। अगला क्या है, यदि d इज इक्वल टू 0, d मैंने निकाला और d 0 में तुलना हुआ और d 0 के बराबर हो गया, तब मूलों की प्रकृति क्या होगा पता है। तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं, दिखाई दे रहा है ना, वास्तविक एवं समान। 3 में क्या बोलता है कि d इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा हो जाए, ठीक ना। तो ऐसा कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगा पता है। परीक्षा में रहता है कि मूलों की प्रकृति निकाले, बड़ा बढ़िया ढंग से रहता है कि मूलों की प्रकृति निकाले 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना। इसका औकादे है 2 से 3 नंबर। डी इज लेस देन 0, ओ सॉरी सही है, डी इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तब मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं नहीं, वास्तविक एवं क्या, वास्तविक नहीं, अरे 0 से छोटा है यार, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होना। डी इज लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगा, मतलब ये जो है ना आगे बढ़ने का इसका कोई प्रयोजन नहीं है, समझे। ये रुक जाएगा, ये क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएगा। तो आप जरा इसको ढंग से, आगे बढ़ने से पहले इसको जरा ढंग से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। यार हो जाइए, आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है और 4 नंबर एग्जाम में लेकर आगे बढ़ना है। कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए और द्विघात समीकरण इतना के मूल निकालिए। मूल का क्या मतलब, वही अल्फा और बीटा निकालना है, बात समझे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताए हुए थे, ठीक ना। क्या बताया था कि हमको जो मिला है, दिया गया समीकरण क्या है, समीकरण जो है वो 2x² - 7x + 3 = 0 मेरे को दिए हुआ है, ठीक। मैं इसको लिख सकता हूँ कि इतना बराबर 0 है क्या। अब मैंने क्या बोला था कि ABC पहले आपको चुनना है, तो स्क्वायर वाला टर्म a होता है, तो ठीक है, ये हटा, वेरिएबल हट जाता है, वेरिएबल हट गया, अंत में जो बचा से पूरा c रहता है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि d निकालते हैं, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर, b मतलब क्या, -7, 4a, एक जगह पर कितना, अच्छा 7 × 7 = 49, 4 दूनी 8 3, ये 4ac एक साथ है इसलिए एक साथ गुना करना होगा, घटाने के बाद कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 25। अच्छा मैंने क्या बोला कि भाई रे अगर x का स्क्वायर तो यहाँ पर x लिखाएगा, अगर y का स्क्वायर होता तो मैं क्या लिखता, y लिखता। तो x का फार्मूला क्या होगा, -b अब +-√d/2a। प्लस माइनस से क्या मतलब कि x का जो वैल्यू निकलेगा एक बारी अल्फा में प्लस होगा और x का जो वैल्यू निकलेगा वो अल्फा में मतलब बीटा में माइनस होगा, ओके। अच्छा माइनस में b, तो माइनस तो ये फार्मूला का अगाड़िए से है, अब b जो है सो माइनस में है, +-√d, d मेरा कितना है 25। देखिए कितना इजी हो रहा है, 2a यानी 2 गुने 2, ठीक। अरे 2a का मतलब 2 गुना है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस और माइनस, क्यों, क्योंकि b को पहले सुलझाना है, ठीक। आप +-√d, d मेरा कितना है 25 का वर्गमूल हो गया 5, 2 दूनी, अच्छा अब तो हो गया काम आपका, बल्ले बल्ले है। अल्फा में अगर प्लस निकालिएगा तो इसका मतलब 7 + 5/2, 7 5 12/2 ओ 4, सॉरी। अच्छा आप इसको देखिए, 7 5 12/4, 4 तिहाई 12, बीटा कितना हो जाएगा 7 - 5 बट्टा में हो गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो 2/4 का क्या मतलब 1/2, यानी x का जो वैल्यू हुआ, ये जो अल्फा बीटा है ये x का वैल्यू हुआ। कहिएगा कैसे, तो आप इसको तोड़ के देखिए। यदि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बराबर है 3 और x का अगर वैल्यू निकला तो यानी x बराबर 3,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बराबर -3, इसको जीरो लिख सकते हैं। अच्छा बीटा भी तो x का वैल्यू है, अरे बीटा मतलब x का वैल्यू, तो ठीक है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बराबर 1 बटा तो x माइनस 1/2 बराबर 0। इस गुणनखंड को जरा आप तोड़ के देख लीजिए कैसे, ये हो गया 3 दूना 6, ठीक, 2x² और माइनस का 7x + 3 बराबर 0, 3 दूना 6 में एगो जोड़ दीजिएगा तो 7 पूर जाएगा कि नहीं, तो क्या ज़रूरत है इधर उधर करने का, माइनस में 6x माइनस में x प्लस का 3 बराबर 0, क्या 2x को मैं कॉमन लेता हूँ तो x - 3 -1 कॉमन लेता हूँ तो x - 3 बराबर हो गया 0। अब सुनिए x - 3 ये हो गया 2x - 1 बराबर हो गया 0, x - 3 बराबर 0, तो क्या x का वैल्यू कितना आया, तो क्या x बराबर 3 नहीं, तो क्या x का ना वैल्यू ये अल्फा है। अब ये को है 1/2 तो वो देखना लीजिए तनी पुनः, देखने ही में आपको लग रहा है कि हाँ ओहन हो जाएगा क्या, अरे 2x को रोके तो इधर आया x बराबर 1/2, क्या ना आया, तो वह बात न है, अरे वह कहानी नया नया जगह से नया नया चीज़ ला बना है क्या। तो आप द्विघात सूत्र के लिए एकदम तैयार हो जाइए, परीक्षा में कॉपी उलटिए और द्विघात सूत्र को देख लीजिए, ठीक, 2-4 बारी इसको जो है सो लिखिएगा ताकि आप लोगों के दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए फ्रेंड्स, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² + kx + 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। बात समझे, तो सबसे पहले जो मेरा समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है, समीकरण है 2x² + kx + 3 बराबर 0। बात समझे, कहता है दोनों मूल वास्तविक एवं समान होनी चाहिए, तो वास्तविक और समान के लिए मेरे को क्या चाहिए कि d बराबर 0 होनी चाहिए, समझे। तो यहाँ पर a b, अब d कहाँ से निकलेगा, पहले abc रहेगा तब तो a चुन लीजिए, क्या बोले हुए थे कि स्क्वायर वाला टर्म a होगा, x वाला टर्म b होगा और जो बच गया सो c होगा, d निकाल लीजिए, d बराबर b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, 4ac यानी कितना, k² 4 दूनी 8 3 24। प्रश्न क्या बोलता है कि d के k का मान ज्ञात करें जिसके लिए इतना के दोनों मूल वास्तविक और समान हो, ठीक है, दोनों मूल वास्तविक समान हो तो क्या मतलब, प्रश्न से d बराबर 0 होनी चाहिए, तो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है k² - 24 बराबर 0। अब k² को रोक लूँ तो उधर गया 24, अच्छा कुछ देर के लिए यदि k को रोक लेते स्क्वायर जो हटता है तो आगे वाला पर प्लस और माइनस आता है, ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं। और 24 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 2 दूनी 4 और 6 24, तो k के किस मान के लिए, प्लस 2√6 के लिए और माइनस 2√6 के लिए, दोनों चीज लगा हुआ है। जल्दी स्टॉप करो। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² + 8x - 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। तो वास्तविक का कंडीशन में हुआ था, एगो d 0 से बड़ा हुआ था यानी d > 0, इस स्थिति में मूल वास्तविक होता है, और एगो d = तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है क्या, अरे d > हो रहा है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि चूंकि जो मेरा समीकरण है उसको मैं लिखूँ, यहाँ पर यह हो गया px² + 8x - 2 बराबर 0, a बराबर p, b बराबर 8, c बराबर -2, d निकालिए, d क्या हो जाएगा b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर 8 8 64, 4 एक जगह पर p, c के जगह पर -2, हो रहा है ना। अच्छा अब इसको मैं कैसे लिखूँ, ये हो जाएगा 64 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8p, और ये हो जाएगा 64 4 दूना 8p, हो गया। अच्छा प्रश्न में आइए, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि मूल वास्तविक होंगे तो दो कंडीशन में, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कैसे कि d > 0। अब जरा गौर से देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि d का जो मेरा वैल्यू है वो कितना है 64 + 8p, ठीक। अब जरा गौर से फिर देखिए, इस 8p को अगर मैं रोक लूँ, इस 8p को अगर मैं रोक लूँ तो ये हो जाएगा आ गया इधर,
तो ये हो गया माइनस का 64, पी को रोक लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कि 8 पी को मैंने रोक लिया, ठीक, 64 चला गया उधर, है ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पी को यदि मैं रोकूँ तो माइनस का 64, अरे बराबर के लिए ये है लेकिन उधर से बड़ा है ये, और ये आ गया 8, 8 64। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कहने का क्या मतलब कि पी का जो मान है वो -8 से बड़ा है, या पी का जो वैल्यू होगा वो -8 के इक्वल होगा। ये मेरा कंडीशन है, बात समझे? आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कि आपको मूलों की प्रकृति के बारे में फिर से बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। 3 क्वेश्चन दिया गया है, इस तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए, तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सेम, सारा चीज सेम रहता है। जब भी आपको मूलों की प्रकृति निकालना है तो इसका क्या मतलब कि डी और जीरो में तुलना करना है। तो डी और जीरो में जब भी तुलना करना हो तो पहले डी आपके पास रहेगा तब तो। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी लेके आता हूँ, 3x² क्वेश्चन नंबर 2 ये ना बोले, -4√3x + 4 बराबर हो गया 0। हम क्या बोले हैं कि स्क्वायर वाला टर्म ए होता है, ठीक, तो उसका जो अचर पद है उसको लेकर लिखिए यहाँ पर। बी वाला जो होता है वो मतलब एक घात वाला बी हो गया, और सी जो होता है सो ये हो गया। डी निकालना है b² - 4ac, ये हो गया -4√3 का स्क्वायर 4ac, ये 4 चौका, अरे माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, और √3 का स्क्वायर 1 3, 4 × 12 चौके 48, 48 में से 48 गया तो क्या लिखेंगे कि चूंकि d बराबर 0 के लिए तुलना कर रहे हैं ना आपको, तो d बराबर 0 के लिए, तो यानी d और 0 में हम तुलना कर रहे हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कैसे कि प्रश्न से मेरा जो d निकला वो 0 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रश्न से d बराबर 0। अब बड़ा होता तो मैं लिखता ऐसे, क्या छोटा होता तो मैं लिखता ऐसे, लेकिन ये बराबर में है तो इसका मतलब d बराबर 0, तो इसको ऐसे भी तो दिखाया जा सकता है कि 0 बराबर 0, क्या, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों का जो नेचर होगा, मूलों की जो प्रकृति वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक एवं समान। बहुत गर्मी है, ठीक, रहने दीजिए।